हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th, जो हमारा ज्योग्राफी है, सेकेंड ज्योग्राफी, भारत, लोग और व्यवस्था। इसकी अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है भू संसाधन और कृषि। इस चैप्टर के जितने भी लघुतरीय क्वेश्चन हैं, इन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर को अच्छी तरह से समझाया है। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो तो देखिए। थोड़ा सा झलक मैं बता दूं, हमारे देश में जितनी भी भूमि है उनमें कृषि में कितना हम लोग प्रयोग करते हैं, कौन कौन सी फसल ऋतुएं हैं, विभिन्न फसलों की क्या क्या भौगोलिक दशाएं हैं। इन सारी बातों का हमने विस्तार से चर्चा किया था। वन में कितना हम प्रयोग कर रहे हैं भूमि का, इसका हमने विस्तार से चर्चा किया था। क्लियर? तो आप उसको देखिएगा तो समझ में आएगी। तो हमको इस वीडियो में क्या देखना है, मूल रूप से जितने लघुतरीय क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरा भाई, सुनना। भारत में प्राकृतिक संसाधन का विशाल भंडार है, व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या कहा कि भारत में प्राकृतिक संसाधन जो है उसका विशाल भंडार है। अब इनके बारे में चर्चा कहता करने के लिए थोड़ा सा गौर करना। हमारी भारत की जो भूमि है, पृथ्वी की जितनी स्थलाकृतियां हैं सब कुछ उपलब्ध है उसमें। पहाड़, पठार, समतल मैदान, मरुभूमि, नदियां, मरुस्थल, नदियां और जो समुद्री क्षेत्र हैं वो भी हमारे देश में है। यानी प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत में सभी प्रकार की संपदा है। ठीक है? तो वही कहता है यहां पर क्वेश्चन में कि भारत की प्राकृतिक संसाधनों का विशाल भंडार, क्योंकि भारत प्राकृतिक रूप से संपन्न है और धरातल की जितनी भी स्थलाकृतियां हैं वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। खनिज पदार्थ की अगर बात करें तो हमारी धरातल में खनिज पदार्थ भी अच्छी है। अगर यहाँ की मिट्टी की बात करें तो मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। तो इसके अलावे पूरे भारत की अगर बात करें, कहीं तापमान ज़्यादा है तो कहीं कम है, कहीं वर्षा ज़्यादा है तो कहीं कम है। यानी हर प्रकार के फसल के उत्पादन के लिए मौसम भी अच्छी है हमारे यहाँ। अर्थात प्राकृतिक रूप से भारत संपन्न देश है। फिर समझना, प्राकृतिक रूप से क्या, मैंने मिट्टी जो है ना वो सब प्रकार की है, हवाएं हमारे यहाँ सब प्रकार की, वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की। तो कहने का अर्थ है कि हमारी भारत में जो प्राकृतिक संपदा होनी चाहिए वो सब कुछ उपलब्ध है ना, कुछ की कमी नहीं है। दुनिया का सबसे ज्यादा तापमान वाला, दुनिया का सबसे ठंडा तापमान वाला हमारे देश में। अगर ऊंची क्षेत्र की बात करें और नीचे क्षेत्र की बात करें तो हमारे देश में है ना। और हर प्रकार से खनिज से हो या प्राकृतिक संसाधन से हो हमारा देश भरा पड़ा है। कोई दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। चलते हैं 2। भारत में कौन से संसाधन प्रौद्योगिकी विकास के कारण पिछड़े हुए हैं? देखिए, भारत में प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे संसाधन हैं जो तकनीक के विकास के कारण अभी भी हम लोग पीछे हैं। जैसे देख रहा है कि भारत संसाधन का सही उपयोग के कारण देश आर्थिक दृष्टि से अभी पिछड़ा रह गया है। यानी इसी संसाधन का उपयोग अन्य देश अपने आप को आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं और हम लोग पीछे हैं। कहिएगा हम नहीं समझे। समझना थोड़ा सा, हमारे देश में लोहा की कमी नहीं है। दुनिया के लोहा के क्षेत्रों में भारत तीसरे नंबर पर प्रदेश है। अब हम अपनी बात करें तो हम लोग खदान से निकाल करके जापान और अन्य देशों को निर्यात करते हैं। हमारे यहाँ तकनीक की कमी है। अगर उसी हम लोहा को अगर उसके पास ना भेजकर उसका अगर हम खुद देश में अपने तकनीक से अपने यंत्र का अगर निर्माण करें तो हमें ज्यादा लाभ होगी ना। तो तकनीक नहीं है हमारे पास। दूसरी, हमारे देश में जो खदानें हैं कोयला का, कोयला की भंडार कमी नहीं है, हम लोग आत्मनिर्भर हैं कोयला में। लेकिन गौर करना, जो भी कोयला निकालते हैं कभी कभी कोयला की खदानों में आग लग जाती है। हमारी तकनीक अभी कमजोर है ना, उतनी तो बर्बादी होती है ना। तो भारत में संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे पास उन्नत तकनीक के विकास के कारण देश अभी पिछड़ा हुआ है। उन्नत तकनीक विकास के कारण हमारा देश पिछड़ा हुआ है। किसी को डाउट? आगे चले? चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं।
3 क्या कहता है सुनना। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राकृतिक संसाधनों को प्रकृति का उपहार क्यों कहा जाता है? ये किस प्रकार किसी देश की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है? देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, हमें गॉड से समझो, प्रकृति से उपहार के रूप में मिली है। जैसे एक उदाहरण तो लेना, हवाएं, भूमि, सूर्य रोशनी, तापमान, जो भी है, या धरातल के नीचे की जो खदान है, जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज, ये हमको प्रकृति ना गिफ्ट के रूप में देती है हमें, हम लोग उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तब पहला तो आपसे प्रश्न क्या कहा, प्राकृतिक संसाधन प्रकृति का उपहार क्यों है? इसलिए क्योंकि हमें उसमें बनाने में कोई खर्चा नहीं, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, प्रकृति हमें गिफ्ट के रूप में खुद ब खुद दे रही है, खुद ब खुद दे रही है, हम उपयोग कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? चलिए, अब आगे कह रहा है, ये किस प्रकार किसी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है? तो दुनिया के अन्य देशों को लेके चलो, गौर करना, जिस देश में खनिज ज्यादा है, जो देश आत्मनिर्भर है, वो देश आर्थिक दृष्टि से ज्यादा संपन्न है। और जिन देशों के पास खनिज कम है, आर्थिक दृष्टि से असंपन्न है। गौर करना, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर, क्या उसके पास ही सबसे ज्यादा वॉक्सीन है क्या? नहीं रे मेरे भाई, उसके पास खनिज बहुत ज्यादा है, कोयला, तेल, अब्रक, मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, लोहा, तांबा, सारा चीज उसके पास पर्याप्त है। उसका पीछा करते करते चीन आगे आ गया है, तीसरे नंबर पर वर्ल्ड में आ गया है। क्यों? टीन चीन में, तांबा चीन में, मैग्नीज चीन में, अरे यार, सारा चीज उसके पास पर्याप्त है। तो जिस देश के पास ना ये खनिज ज्यादा होती है, ये प्राकृतिक संपदा ज्यादा होती है, वो आर्थिक दृष्टि से ज्यादा संपन्न होगा। और जिन देशों के पास इसकी कमी है, वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होता है। समझ में आई बातें? तो देश की अर्थव्यवस्था के मजबूत करने में खनिज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, प्राकृतिक संपदा ज्यादा भूमिका निभाती है। जिनके पास ये कमी है, वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। आशा समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता सुनना। संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? देखिए, संसाधन के वर्गीकरण का तो कोई आधार ही नहीं है। अब जिस आधार से आप बांट सकते हैं, अगर निर्माण की आधार से बात करेंगे तो 2 प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में वे संसाधन आते हैं जिसे प्रकृति बनाती है, मानवीय में वह है प्रकृति वाली संसाधन को ही मानव अपना रूप दे देता है, तो उसको कहते हैं मानवीय संसाधन। जैसे एक उदाहरण देना, कोयला धरती में एक संसाधन था, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन कोयला से जब हमने बिजली बनाया, मानवीय संसाधन। लकड़ी प्रकृति में था, प्राकृतिक संसाधन, हमने उसका बेंच डेस्क टेबल ठोक के बना लिया, हो गया मानवीय संसाधन। ईंट पत्थर तो प्रकृति रूप से मिलती है, उसी को हमने एक स्ट्रक्चर तैयार करके घर बना दिया, वो क्या हमारा मानवीय संसाधन है। तो निर्माण के आधार से 2, प्राकृतिक और मानवीय। इसी तरह से अगर देखोगे समाप्ति के आधार पर फिर 2, एक नवीकरणीय और एक अनवीकरणीय। नवीकरणीय वो ऐसे हैं जिसका चक्रण संभव है, और नवीकरणीय वो है जिसका चक्रण संभव नहीं है। हो गया कम। आगे है, उसी तरह से अगर जीव जंतुओं के जीवित और निर्जीव के आधार पर अगर बांटोगे, फिर 2 प्रकार के, एक जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन में पशु है, मानव है। जैव संसाधन हम हम आपके लिए एक प्रकार का संसाधन, आप हमारे लिए एक प्रकार का संसाधन। ये ये क्या है कि जीवित संसाधन है। निर्जीव, कोयला, पत्थर, चूना, तांबा, जो क्या है, हवा, ये क्या है, निर्जीव संसाधन है, उसको अजैव संसाधन कहते हैं। तो जैव अजैव। इसी तरह से संसाधन को अगर निर्माण की बात करें तो विकासशील, संभाव्य, है ना, विकसित, ऐसे अगर स्वामित्व के आधार पर बांटेंगे तो अलग प्रकार के। तो संसाधन बांटने का कोई विशेष तकनीक नहीं है, सीधा तुम ऐसे समझो कि निर्माण के आधार पर नवीकरणीय, अविकरणीय या मानवीय और प्राकृतिक। ठीक है, चलिए, तो संसाधन समझ गए ना, वर्गीकरण के आधार किसी तरह से आप बांट सकते हैं। आगे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सुनना थोड़ा सा। भारत के उत्तरी मैदान में वनों के विलुप्त होने के क्या कारण हैं? भारत का जो उत्तरी मैदान है, यानी कि जहां हम लोग बसे हुए हैं खास करके, यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऐसे करके जो राज्य है ना, यहाँ वन की कमी आ गई है।
अरे वर्ल्ड लेवल की अगर बात करेंगे ना मेरे भाई, तो 24.3% भूभाग पर अभी भारत में वन है। वहीं चले जाएंगे मेघालय, 84% है। वहीं चले जाएंगे नागालैंड, वहाँ अच्छी वन है। लेकिन हमारे बिहार में मात्र 7% वन है। पश्चिम बंगाल में लगभग इसी 8% है। उत्तर प्रदेश में 9% वन है। वन इधर कम है। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, गौर करो। तो हमको एक बात समझ में आया कि हाँ, जनसंख्या यार ज्यादा है। बहुत सी बात, जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां उसके लिए आवास चाहिए। आवास की पूर्ति के लिए वन को काट के आवास बनाया। वहां सड़क चाहिए, सड़क की चौड़ाई बढ़ाना है, वन को काट के सड़क की चौड़ाई बढ़ाई गई। खेत चाहिए उनके लिए भोजन उत्पादन के लिए, जहां वन थे धीरे धीरे उस जगह पर प्रदूषण बढ़ा, पेड़ की आकार छोटा हो गया, पेड़ स्वतः सूखने लगी। परिणाम हुआ कि उस जगह जंगल जो है वो धीरे धीरे किसमें आ गया, खेती में आ गया। तो वन के कमने का सबसे मेन पॉइंट है बढ़ती हुई आबादी। जिस क्षेत्र में आबादी बढ़ेगी वन वहां ऑटोमेटिक कमेगा। कोई दिक्कत? फिर समझो, भारत के उत्तरी भागों मैदान में जो वन है उनके कम होने के क्या कारण है, तो इसका मेन कारण हमने पॉइंट नोट किया कि आबादी का बढ़ना। इन क्षेत्रों में भारत के राज्यों की तुलना करो, सारे राज्यों में उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। अब जनसंख्या निवास करेगी, उनके लिए रहने के लिए आवास चाहिए, वहां उद्योग लगेंगे, वहीं पर मान लीजिए यातायात होगी। और इस सब को बढ़ाने के लिए हमें पेड़ को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। प्रदूषण बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, पेड़ की आकारें छोटी होगी, स्वतः पेड़ सूखेगी, परिणाम होगा वन खत्म, वहां खेत आएंगे। कोई दिक्कत? तो वन के कमने के ये कारण हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मृदा संरक्षण के विभिन्न उपाय। अब देखिए, मृदा भी आजकल क्या हो रहा है मेरे भाई कि लगातार मृदा का जो गुणवत्ता है ना वो कमती जा रही है। अब जैसे मृदा की गुणवत्ता कमेगी तो इसके रोकने के क्या उपाय है, वही पूछ रहा है, मृदा संरक्षण के विभिन्न उपाय। तो मृदा को बचाना अगर है तो सबसे पहली जो ढाल वाली भूमि है ना, ढाल वाली भूमि, उसको क्या करो, चौरस कर दो, समतल कर दो, सीढ़ी नुमा खेत बना दो। खेत की मेड़ पर ना पेड़ लगा दो, घास लगा दो, खेत को कम खाली छोड़ो, सोपानी कृषि, बागानी कृषि करो। जब इन सारे तकनीक का उपयोग करेंगे ना, तब मृदा का जो संरक्षण है ना वो स्वतः हो जाएगी, यानी खुद ब खुद मृदा कटाव बंद हो जाएगा। इसके अलावे हम लोग जो खेत में उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो उर्वरक की जगह पर ना हम लोग प्राकृतिक खाद का प्रयोग करें तो उससे भी क्या होगा, हमारी मृदा संरक्षण होगी। कोई दिक्कत? तो समझो मृदा संरक्षण के क्या कारण है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात, जो भूमि ढाल वाली है, वो ढाल वाली भूमि को क्या करेंगे, समतल करेंगे। ज्यादा ढाल वाली अगर होगी तो वहां पर क्या करेंगे, हम लोग सीढ़ी नुमा खेत बनाएंगे। इसके अलावे खेत के मेड़ पर पेड़ लगाएंगे। हमेशा जो है ना वो पेड़ लगाते रहेंगे, उसको कहते हैं हम लोग समाजी वानिकी कहिए या समुच्चय कृषि कहिए, बागानी कृषि उसको कह सकते हैं आप। बागानी कृषि करिए, खेत की जुताई की जरूरत ही नहीं होगी, तो कटाव होगा ही नहीं, क्योंकि मिट्टी तो एक दूसरे से घास फूस क्या कर लेती है, जकड़ रखती है। इसके अलावे खेत के मृदा के अपरदन तो हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं उसके जो है ना, खास करके मिट्टी प्रदूषण की समस्या होती है। किसके कारण? ज्यादा करके उर्वरक छिड़ते हैं, हाँ, जो डीएपी यूरिया है, अरे उसका प्रयोग कम करो ना मेरे भाई। आप प्रयोग उसके जगह पर हरित खाद का उपयोग करिए, है ना। इससे क्या होगा, जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, गोबर खल्ली डालेंगे, हरी पत्तीदार घास डालेंगे, धीरे धीरे वो पौधा की उर्वरा शक्ति भी बनेगी। या उसको परती छोड़ देंगे, फसल चक्रण अपना लेंगे, है ना। बहुत सारे तरीके हैं मृदा संरक्षण के, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सुनना। विभिन्न आर्थिक विकास प्रकृति से क्या संबंध है। देखिए, विभिन्न आर्थिक विकास जो है ना, प्रकृति से हमारा गहरा नाता है। प्रकृति से हमारे गहरा नाता है। अगर प्रकृति से हम अलग हो जाएंगे तो हमारी आर्थिक विकास ना धीमी हो जाएगी। अपने अपने क्लास में ही, क्लास 12th के हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक समय था मगध। मगध दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर राज्य बन गया था। इसके पीछे का क्या कारण था, यहाँ की प्राकृतिक मृदा की उपजाऊपन। समझ रहे हैं ना। अर्थात ये जो प्राकृतिक है ना, ये प्रकृति हम लोगों को कई तरह की मदद करती है। अगर प्रकृति में हमें हवा ना मिले, हमसे वर्षा ना हमें मिले, वहां की मिट्टी उपजाऊपन गुण ना मिले, तो आर्थिक विकास होगा क्या?
आर्थिक विकास नहीं होगा। अर्थात आर्थिक विकास प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जहाँ की प्रकृति जलवायु अच्छी है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न मजबूत है, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है वहाँ की प्राकृतिक समझिएगा बिगड़ा हुआ है, या जहाँ का बिगड़ गया वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 सुनना क्या कहता है। मानव और पर्यावरण का सहसंबंध स्थिर नहीं है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। देखिए, मानव और पर्यावरण का जो संबंध है ना, वो कभी कभी स्थिर नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि मानव विकासशील प्राणी है और अपनी विकास के क्रम में ना पर्यावरण के साथ जो उसकी दोस्ती है उसको ही बिगाड़ देता है। वो बहुत खचरा दी ग्रेट होता है आदमी, समझ रहे ना। कैसे समझो, अब प्रकृति से हमें पेड़ पौधे से हमारा गहरा संबंध है। हम जो डिस्चार्ज एयर छोड़ते हैं, यानी हम जो सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं, ये पेड़ हमारी मदद करती है। लेकिन हमने क्या किया, पेड़ के साथ हम नाइंसाफी करते हैं, पेड़ की कटाई कर देते हैं। तो पर्यावरण और मानव के बीच में संबंध है कि पर्यावरण हमारी जो छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो लेती है, शुद्ध हवा हमें देती है। फिर भी अगर हम इसकी बात करके तुलना करेंगे तो हम ये पाते हैं कि पर्यावरण में हम हस्तक्षेप करते जा रहे हैं, तो हमारा जो संबंध है वो लगभग अच्छा नहीं रहता है, बिगड़ता जाता है। वही पूछ रहा आपसे, पर्यावरण के साथ संबंध स्थिर नहीं है। क्यों नहीं स्थिर है? क्योंकि हम उसमें हेर फेर करते जा रहे हैं, और हेर फेर करने के कारण हमारा उसका संबंध क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सतत पोषीय विकास की विवेचना कीजिए। अरे सतत पोषीय का मतलब क्या होता है मेरे भाई, लगातार। सतत का मतलब लगातार, अपोषणीयता का मतलब विकास का क्रम। हम लोग हमेशा विकास के क्रम में बढ़ते हैं, ठीक है। हर कोई चाहता है कि विकास करे, और मानव हमेशा पहले से अच्छे बेहतर की तलाश में वो आगे बढ़ता है। परिणाम क्या होता है, गौर करना कि हम लोग लगातार विकास के क्रम में भले प्रदूषण बढ़ जाए, पर्यावरण को हम भले नष्ट कर दें, लेकिन लगातार विकास चलते रहता है। चाहे हमारी रहन सहन में हो, हमारी आवास में हो, शिक्षा में हो, भोजन में हो, यातायात में हो, हर चीज में हम अपनी विकास को क्या कर रहे हैं। और जैसे विकास करेंगे तो हमारी पर्यावरण के साथ जो संबंध था ना वो बिगड़ जाता है, लेकिन लगातार विकास होता है। इसी को कहते हैं हम लोग सतत पोषीय विकास। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना। मानव संसाधन के विकास की सामान्य स्थिति का वर्णन करिए। मानव संसाधन के विकास की सामान्य स्थिति। देखिए, मानव अपने संसाधनों के विकास में, खास करके देखिए मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, तो वही कहता है मानव में संसाधन के विकास का सामान्य। और मानव ना अभी भी इतना विकसित हो चुका है मानव, फिर भी उन संसाधन का उपयोग में ना अभी भी कमजोर है। जितनी हमें उपयोग करना चाहिए संसाधन का, उतना हम अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके समझ में नहीं आता तो एक बात बताते हैं, उदाहरण गौर करके देखना। गौर किया है ना, सौर ऊर्जा से गाड़ियां चल सकती है, सौर ऊर्जा से खाना बन सकता है। आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में सौर कुकर की बात। कभी कहीं खाना बनते हुए देखे हैं? सुने हैं। गाड़ियां चलते देखे हैं? नहीं, सुने हैं। लेकिन एक भविष्य में ऐसा समय आएगा कि मानव उसका उपयोग करेगा। अभी बैटरी वाली गाड़ी है ना भाई, गौर करना, उसके ऊपर में प्लेट लगा दिया जाए तो बैटरी चार्ज भी होगी और गाड़ी भी चलेगी, साथ साथ बैटरी चार्ज भी होगी। क्या हुआ कि नहीं? लेकिन अभी तक हम सोच ही रहे हैं, हमने विकसित नहीं किया है। अर्थात मानव में संसाधन का विकास का जो सामान्य स्थिति अभी है, अभी भी हमने पूर्ण रूप से उसका उपयोग नहीं सीखा। पहले अभी जल की बात हम लोग कर लेते हैं। जल ऊर्जा से हम लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले सुना होगा आपने कि जापान ने ओस से बिजली बना लिया। भाई, ओस से बिजली? हमारे देश में तो इतनी ओस है, कहाँ बिजली बनती है? तकनीक हमारे पास अभी भी कमजोर है। संसाधन तो प्रकृति भरपूर दे रही है, बस हमारे पास तकनीक का क्या है, अभाव है। अर्थात मानव में संसाधन की विकास की स्थिति अभी भी सामान्य है, माने अभी भी पूरा उपयोग नहीं कर पाया है। इसका कहने का मतलब यह है कि इतनी तकनीक हमारा बढ़ गया, ज्ञान विज्ञान हमारा इतना बढ़ गया, लेकिन अभी भी हम लोग क्या हैं, विकास के क्षेत्र में अगर चले तो सामान्य है। ठीक है,
तो आज 10 ही रखने देते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो कल हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाकी शेष 10 क्वेश्चन को लेके आएंगे। तब तक इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।